जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखो, हमने 5 पार्टों में संसाधन और विकास वाला चैप्टर अपना जो ज्योग्राफी का था 10th क्लास का, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम उनको देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम उनके क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने ये PDF बना रखी है। इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल SKG जूसरी में, वहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया है, तो आप वो PDF वहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन और विकास। इसकी हम जानने योग्य कुछ बातें हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, संसाधन और विकास वाले चैप्टर में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संसाधन किसे कहते हैं। इसमें देखो, प्रकृति में या प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। मैंने आपको कहा था प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक या टेक्नोलॉजी। मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु या कुछ भी हो, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हमने पेड़ पौधा है, पेड़ को काट कर इस लकड़ी का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे जैसे टेबल बना ली, फर्नीचर बना लिए बहुत सारा, तो वो फर्नीचर हमारे लिए एक संसाधन के रूप में है। तो पेड़ पौधा क्या हो गया, एक संसाधन। कौन सा? जैसे वनस्पति संसाधन हो गए, तो उसे संसाधन कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, मैंने संसाधन का प्रकार पढ़ा दिया, वर्गीकरण पढ़ा दिया, मैं आपको इसमें रिवीजन करा रहा हूँ, तुरंत उन शब्दावलियों को देख लेना। सबसे पहले जैव संसाधन, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैवमंडल किसे कहते हैं। देखो, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बीच के मंडल को जैवमंडल कहा जाता है। यार, इसी में पाए जाने वाले वनस्पति और इसके अलावा जीव जंतु, ये सारे जैव संसाधन में पाए जाते हैं, जीवमंडल में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें। देखो, अगला है अजैव। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातु हो गए, चट्टान हो गए, उनसे निर्मित संसाधन कौन से हो गए? अजैव संसाधन हो गए, जैसे खनिज संसाधन हो गए। नेक्स्ट है वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। हम इनके बारे में बातचीत कर चुके हैं। वैसे वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण और विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जितने भी कार्बनिक संसाधन है, कौन से संसाधन? ध्यान रखना, कार्बनिक। ये कार्बनिक संसाधन है ना, जितने भी ये कार्बनिक संसाधन, जिसमें कोयला आ गया, पेट्रोल आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद हम इनका वापस उपयोग नहीं कर सकते और इनको बनने में बहुत ही लंबा समय लगता है। अगला है, देखो, स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों का देखा था, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास हमारी खुद की जमीन हो गई है, हमारा खुद का खेत हो गया, वो अपना निजी संपत्ति है, वो हमारा संसाधन, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है उसे। अगला है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय यानी समाज यानी गांव के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जिसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, गांव में पानी की टंकी, अब वो उसका उपयोग हम कर सकते हैं अपना आसानी से। इसके अलावा शमशान भूमि हो गई, शहरों में पार्क हो गए, ये सारे सामुदायिक, एक चित्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, इस पर सभी का अधिकार होता है। अगला है किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जैसे ये अपना प्यारा सा भारत है, दक्षिणी भारत है। इस दक्षिणी भारत में ये हमारे 12 नॉटिकल मील तक हमारे भारत में अपने संसाधनों पर पूर्ण रूप से क्या होता है? अपना अधिकार होता है।
मैंने आपको बताया था नॉटिकल मील के अंतर्गत 1.8 किलोमीटर होता है, जिस पर एक देश की सरकार का या उस देश का अधिकार होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कैसे कि उनको अधिकृत कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लेना हमारे पास ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, इस खेत के बीच से एक सड़क गुजर रही है, ध्यान रखना। सरकार ने आदेश दे दिया है तो हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। सरकार उनकी संपत्ति, सरकार हमें इन के बीच से रास्ता निकाल सकती है, परमिशन। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसके खेत का सरकार क्या देती है, उस व्यक्ति को मुआवजा दे देती है। तो वो इसी प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, ध्यान रखना। यानी जैसे हमारे पास में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, विद्यमान तो है लेकिन उनका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगला है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। यानी हमने जैसे लिथियम के भंडार अभी अपने डेगाना नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं, उनकी गुणवत्ता और मात्रा चेक करते हैं, इस प्रकार के संसाधन को हम विकसित संसाधन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगला, ये अपना SKG यूट्यूब चैनल का नाम है। इसके अलावा इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ये PDF, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी आसानी से। नेक्स्ट देखो, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच से बाहर है, उनको भंडार कहलाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीक का ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण वो पहुंच से बाहर है। ऐसे भंडार, जैसे बहुत सारे संसाधन हैं, उनकी हमारे पास तकनीक, मैं आपको बताऊं, जैसे H2O क्या होता है, जल होता है, इसमें 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन एक ईंधन का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन हमारे पास इसकी तकनीक का ज्ञान नहीं है कि इसके माध्यम से जल से हम हाइड्रोजन तकनीकी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, यानी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास इसका अभी ज्ञान नहीं है। अगला है सतत पोषणीय विकास। मैंने आपको बताया था सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखो एक बार इस रीडिंग लगा लेते हैं। इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे और वर्तमान में किए जा रहे विकास भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन अपने विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी हमें विशेष तौर पर क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उनके संसाधनों की अवहेलना ना हो, क्योंकि उनको फिर हम अभी सारा का सारा उपयोग कर लेंगे तो वो क्या करेंगे फिर, यही कहना चाहते हैं। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला है संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। जैसे हमारे तकनीकी के माध्यम से संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। नियोजन प्लानिंग के माध्यम से किसका, इन रिसोर्स जितने संसाधन हैं उनका उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध, यानी उनको प्लानिंग करके उपयोग करना चाहिए जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, यानी जितने संसाधन फालतू में ऐसे नहीं हो कि संसाधनों का क्या हो, विनाश हो, ह्रास हो। अगला है भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण का तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना। यानी मैं कह सकता हूं कि भूमि जो अपनी मृदा है, मिट्टी है, उस मिट्टी का प्रकृति के द्वारा और मानव के द्वारा, जैसे मानव अत्यधिक सिंचाई करना, इसके अलावा मानव द्वारा अत्यधिक खाद का उपयोग करना। खाद का उपयोग करने से क्या होती है, मिट्टी ज़्यादा खाद उपयोग करेंगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। केमिकल खाद, रासायनिक खाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान रखना आप, यो कृषि को इसे भूनिम्नीकरण कहते हैं। अगला देखो निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये देखना, एक क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की जाए, यानी एक कृषि वर्ष के अंतर्गत एक बार या एक से अधिक बार कृषि की जाए, उसे क्या कहते हैं, निवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। प्रतिभूमि यानी जो खाली रही गई भूमि है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वर्तमान प्रतिभूमि होती है, एक पुरातन प्रतिभूमि होती है, जिसको हमने खाली छोड़ दिया, पड़त छोड़ दिया हम कहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। अगला है प्रतिभूमि, वह भूखंड जिस पर कुछ समय से खेती नहीं की जाती है और खाली छोड़ दी जाती है। मैंने आपको बताया था, हम अपनी लैंग्वेज में अड़ाव कह सकते हैं इसे। अगला देखो,
बंजर भूमि वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जहाँ पर किसी भी प्रकार की पैदावार नहीं होती है, तथा जो पहाड़ी, रेतीली या दलदली किसी भी प्रकार से हो सकती है। बंजर भूमि मरुस्थलीय क्षेत्र की हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र की हो सकती है, दलदली क्षेत्र की हो सकती है, जहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की पैदावार नहीं होती हो। लेटर अब देखो मृदा संसाधन पढ़ेंगे यहाँ, बहुत मृदा के अपने प्रकार पढ़े थे, बहुत सारी मृदा, लाल मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है, वनीय मृदा होती है, काली मृदा होती है, लेटेराइट मृदा होती है। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। वैसे सबसे पहले लेटेराइट मृदा की बात करें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा होती है। अधिक वर्षा होती है जहाँ पर 200+ सेंटीमीटर वर्षा और तापमान भी अधिक होती है। मैंने बताया था लेटेराइट मृदा जो ये लेटर शब्द से बना है, ध्यान रखना। अगला मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मानवीय एक प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का क्या होना, कटाव होना, एक स्थान से हट जाना। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, जैसे मैं बताऊं आपको कैसे। जैसे मान लेना ये खेत है, इस खेत में यहाँ मृदा है, हवा की वजह से यानी पवन की वजह से यहाँ पर जो मृदा थी, उपजाऊ मृदा, वो उठ के कहाँ चली गई, इस क्षेत्र में चली गई। तो ये भूमि क्या हो गई है, ये मृदा का क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि जिसको बेडलैंड कहा जाता है। देखो उत्खात भूमि क्या होती है, प्रवाहित जल यानी जल अपरदन और पवनों के द्वारा किए जाने वाला मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों के आप उत्तर देखना, साथ साथ में ये PDF है ना आप निकलवा लेना। 10 पेज है, ज़्यादा नहीं है, 2 पेज में आ जाएगी ये। सबसे पहले हम अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में, जो 1 अंक के प्रश्न है उनके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो वैसे उत्तर इसके देखो यहाँ दे रखे हैं, पीछे मैं बताऊँ आपको उत्तर यहाँ पर इनके सारे के दे रखे, ये दे रखे देखो यहाँ पर। तो मैं बताता जाता हूँ साथ में, और इसके साथ हम वहाँ भी देख लेंगे। सबसे पहले भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो आपको बताऊँ मैं, भारत में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा है। ध्यान रखना, कौन सी मिट्टी है भारत में सबसे ज़्यादा, जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद की वजह से इसका निर्माण होता है। भारत में ये लगभग 43% भूभाग पर यह मृदा पाई जाती है। ध्यान रखना, कितने परसेंट पर, 43% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है। आपको शायद पता हो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सब मैंने नोट्स में करवा रखे हैं, वही प्रश्न है, इनके उत्तर आपको देने हैं। देखो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात में, मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। देखो ये मिट्टी है ना, काली मृदा होती है। कौन सी मिट्टी होती है, ध्यान रखना, काली मृदा होती है ये। देखो ये रही, आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा उत्तर इसका, ये काली मृदा है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। मैंने आपको बताया था, पूरे डिटेल से बताया था कि दरारी उद्गार की वजह से पठार का निर्माण होता है। पठार के कारण पठार में अपक्षय क्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है एक ही स्थान पर टूटना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। इसकी वजह से इस मिट्टी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, देखो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखो। ध्यान रखना, 2 पूछे, इसमें मैंने खूब सारे कारक दे रखे हैं, देखो लिखे हैं कौन कौन से कारक। उच्चावच, उच्चावच क्या होता है, रिलीफ होता है। उच्चावच में जैसे 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। ज्योग्राफी में आगे आप पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी, तब पता चलेगा, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के। उच्चावच का प्रभाव होता है। जनक सेल, जनक सेल का मतलब होता है जैसे आग्नेय चट्टान है, सेल चट्टान के बारे में बातचीत की, उनका भी है। जलवायु का आपको पता है विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता है मृदा के निर्माण में। वनस्पति पड़ता है। ह्यूमस, ह्यूमस आपको पता है पेड़ पौधों की जो सड़ने और गलने के बाद जो पत्तियां होती है ना, उसे ह्यूमस कहते हैं। संस्तर शैलें, संस्तर यानी चट्टानों का क्रम वाइज और समय, ये 5 आपको याद रखने, ध्यान रखना। मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये कारक सारे के सारे। उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैलें, ह्यूमस और समय। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 के नाम लिखो। ध्यान रखना, 2 क्या, मैंने आपको सारे मृदाओं के नाम बताए थे, कौन कौन सी है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। जलोढ़ मृदा बताई थी, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जिसको हम रेतीली मृदा भी कह सकते हैं। इससे हम आगे इसमें और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वन मृदा की 2 विशेषता लिखिए। देखो ये रहा, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका उत्तर बताया था मैंने
जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट, मरुस्थलीय और वन्य मृदा हो गया। अब देखो, नदियों में दोमट मिट्टी और सिल्टदार परत, परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों पर होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लेना ये ढाल है, यहाँ पर तो इसके मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है नदी नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो अपने साथ इन्हीं को लुढ़का कर लेकर आएगी। तो लुढ़का कर लेकर आए तो ये लास्ट में जाते हैं छोटे छोटे कण हो जाएंगे। यहाँ पर ये कण क्या होंगे, कण बड़े होंगे, ऊपर ऊपर क्या होंगे, कण बड़े होंगे, जबकि नीचे वाले क्षेत्र में ये कण जितने भी क्या मिट्टी के, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषता, दो क्या बहुत सारी विशेषता होती है मरुस्थलीय मृदा की, फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो मरुस्थलीय मृदा की विशेषता हम देखो तो ये मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा लाल तथा भूरे रंग की होती है, रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है। इसमें पैदावार, हाँ इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस मृदा के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कौन सी मृदा के, मरुस्थलीय मृदा के, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला है पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पृथ्वी सम्मेलन, देखो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 दोनों के बारे में हम साथ में बात कर लेते हैं। ये रहा इनका, देखो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। पहला तो ये है पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का क्या ढूंढना, हल ढूंढना। इसके अलावा ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसके बारे में बातचीत है, ये अपना पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था ना, उसके बाद में। उसी में से एक हम बात करते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले, जिसमें घोषणा पत्र है एक प्रकार का। ये कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान, ध्यान रखना। इसका भी मैंने आपको बता दिया था। अगली है सीढ़ीदार या सोपान कृषि। अगला प्रश्न है, देखो ये रहा, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो वैसे इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे हिमालय क्षेत्र के राज्य, पर्वतीय क्षेत्र पर जहाँ पर समुच्चय कृषि की जाती है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके विभिन्न उपायों को लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन हम पहले इन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। सेम है, वो सेम टू सेम है। ऐसे दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जिनके द्वारा भू निम्नीकरण होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। दो ऐसे लिखने, ये 10वां प्रश्न है अपना। तो इसमें देखो 10वें प्रश्न में ये बहुत सारे कारक है वैसे भू निम्नीकरण के सारे हम कारण उसी में पढ़ेंगे मृदा अपरदन में। अति पशुचारण, ये मानवीय कारक है, मानव ज़्यादा अति पशुचारण करता है तो खनन की वजह से, खनन मानव करता है। वनोन्मूलन, आपको पता है पेड़ पौधों की कटाई मानव खुद करता है। अत्यधिक भौमजल का निष्कासन, यानी ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, जिसकी वजह से आंतरिक भाग में पानी क्या हो जाना, कम हो जाना। ये टोटल अति लघुरात्मक प्रश्न थे, हमने उनके सब के बारे में डिटेल से बता दिया मैंने। अब कुछ बड़े प्रश्न है, लघुरात्मक प्रश्न, जो 2 से 5 अंकों वाले प्रश्न है, इनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधनों के अति उपयोग में संसाधनों के अति उपभोग। उपभोग का मतलब होता है मानव द्वारा किसी भी चीज़ का अंतिम रूप से उपयोग करना। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है तो हम उनको देखते हैं। ये रही संसाधनों का ह्रास, यानी संसाधन कम हो गए। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, मैंने बताया था, इससे अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बड़ी हो जाती है। इसके अलावा एक संसाधन संपन्न, दूसरा वर्ग जो संसाधनहीन है, यानी एक के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं जबकि दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, इसमें अमीर और गरीब की जो खाई है ना, वो बहुत ही क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। अगला इसके अंतर्गत देखो वैश्विक पारिस्थितिक संकट, जैसे भूमंडलीय तापन, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था आपको, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण होना, ये सारे के सारे कारक का ध्यान रखना। उसके नेक्स्ट देखो संसाधन हो गए अति उपयोग करने के कारण। खादर और बांगर
मैंने खादर और बांगर, खादर एक नवीन मिट्टी होती है, बांगर एक क्या होती है, पुरानी मिट्टी होती है। देखो मैं खादर और बांगर के बारे में बताता हूँ आपको। देखो इन दोनों की विशेषता देख लेना, बहुत अच्छे से दे रखा है ये एक नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ वर्ष में हर वर्ष जो जलोढ़ ये मृदा का बाढ़ नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वो बांगर मिट्टी होती है। अधिक बारीक व रेतीली होती है ये, इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ध्यान रखना। खादर में बार बार नवीकरण होता है, यानी प्रतिवर्ष नई मिट्टी जमा होती है, जबकि बार बार नवीकरण इसमें नहीं होता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर नई मिट्टी नहीं आती है। नदी के पास डेल्टा और बाढ़ के निर्मित मैदानों में पाई जाती है ये। इसके अलावा ये नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, ध्यान रखना। ये खादर और बांगर की बात कर चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखो पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखो। जो 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ है उसकी टिप्पणी लिखने की बात है। तो देखो इसका उत्तर है, तीसरा क्वेश्चन था ये रहा। देखो 5 जून 1992 में ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। हम बातचीत कर सके हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखना, जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। दूसरा देखो इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, ध्यान रखना ये भी। तीसरा पॉइंट, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था ये। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर क्या बनी थी, इसमें सहमति बनी थी। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न देखो इसमें, मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों के बारे में लिखो। हमने पहले संक्षिप्त में इसके बारे में अध्ययन किया था, लेकिन अब देखो इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बता देता हूँ। देखना चौथा क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, नदियों पर बांध बनाकर उसके बहाव को कम करना। इसके माध्यम से भी क्या हो सकती है, मृदा अपरदन कम हो सकती है। याद रखना, नदियों पर बांध बनाकर एवं उसके बहाव को क्या करना, कम करना। क्योंकि नदी जब बहती है ना तो अपने साथ मिट्टी को क्या करती है, कटाव करती है, तो वो मिट्टी का जलीय अपरदन हो जाता है। इसके अलावा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जिसकी वजह से मृदा अपरदित ना हो, क्योंकि वर्षा से आने वाले पानी को वो क्या करेगी, उनकी गति धीरे कर देगी, जिससे वजह से मृदा क्या नहीं होगी, अपरदित नहीं होगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति लगाकर, कांटेदार वनस्पति लंबे जड़ें होती है तो मिट्टी को क्या रखती है, मजबूत बना के रखती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से, तो मिट्टी क्या नहीं होगी, अपरदित नहीं होगी। अगला है मरुस्थलीय क्षेत्र के किनारों पर पेड़ लगाकर। कैसे, जैसे मान लेना ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। यहाँ से हवा आई, हवा आकर इन पेड़ों की बहाव की वजह से, ये पेड़ों की मेखला या बेल्ट की वजह से उस हवा का जो हवा में क्या कर देगी, हवा के अंतर्गत उसकी गति को क्या कर देती, कम कर देती, जिससे मृदा अपरदित नहीं होगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो इसके अंतर्गत ये रहा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं पहले। कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जहाँ कृषि के लिए उपयोगी है, यानी संपूर्ण क्षेत्र है, जैसे मान लेना ये 100% एरिया है, उसमें से 50 या मैं कह सकता हूँ 60% भाग पर क्या हो रही है, कृषि हो रही है, तो उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र का है। याद रखना, एक गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। अगला देखो इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसे कृषि की अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। जैसे मान लेना एक वर्ष एक कृषि अवधि होती है, उसमें एक से अधिक फसलें बोई जाती है ना, तो वो कुल बोया गया क्षेत्र होता है। कुल बोए गए क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत ही अधिक है, ध्यान रखना। गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों में बोए जाने के आधार पर है, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना, ये पूछे जाने की संभावना बनेगा आपकी बार। छठवां क्वेश्चन है, देखो ये रहा, मैंने इसके बारे में वैसे डिटेल से बता दिया है। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम मैंने बताया इटली की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी इन्होंने।
1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। ये गांधी दर्शन से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। इसके अलावा 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी, हमने इसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किया गया था। ये 4 बातें आपको ना बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला 7वां क्वेश्चन है अपने पास, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ये बाकी के नीचे वाले ये चारों के चारों प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना ढंग से, और इनको आप अपनी नोटबुक में आप लिख लेना इनको। देखो हम बात करते हैं संसाधन नियोजन। देखो संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। यानी हम किसी भी संसाधन, हमारे पास जो भी संसाधन है उनका उचित ढंग से हम क्या कर रहे हैं, तकनीकी के माध्यम से हमारे पास स्किल हो, उसके माध्यम से उसका नियोजन करके उसको उपयोग में ले। संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। मैंने ये आपको बता दिया था, संसाधन हमारे पास सीमित है, उनका वितरण, जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, राजस्थान में खनिजों के भंडार है। उसी प्रकार मेघालय में क्या है, जल संसाधन अधिक है, इसके अलावा वहाँ पर खनिज संसाधन नहीं है, तो उनका वितरण असमान है। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी संसाधन का उपयोग करो तो विवेकपूर्ण ढंग से, यानी अपने हिसाब से जितनी हमारी आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसका क्या कहें हमें उपयोग करना। संसाधन नियोजन की आवश्यकता सीमित मात्रा में उपलब्ध है इसीलिए, और अनवीकरणीय है, यानी इसको वापस क्या नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, जैसे कोयलार हो गए। अब स्वामित्व के आधार पर अगला प्रश्न है 8वें प्रश्न की बातचीत करते हैं हम। 8वां प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। मैं आपको इसको बारे में विस्तृत रूप से पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार देख लो। ये रहा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन मैंने बता दिया, व्यक्ति के स्वामित्व का होता है, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं, ये खुद के होते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पर सामुदायिक संसाधन, समुदाय के लोगों या समाज के लोगों का है। गाँव के पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, इनके बारे में बता दिया। नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल और खेल का मैदान, ये सारे के सारे सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय सरकार को अधिकार है कि वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत और संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। मैंने बताया था, सड़कों के जाल को या रेलवे के जाल को बिछाने के लिए खेत को क्या कर सकती है, ले सकती है सरकार। खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि, ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक और बच गया इसमें, 4 प्रकार। 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। देखो 4 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इसके नियम बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। तटरेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना इसका उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, इसके अलावा सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अगला प्रश्न है अपने पास में, मृदा निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी है, स्पष्ट करो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है मृदा के निर्माण के अंतर्गत देखो कौन कौन से कारक है। ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शेल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। शेल यानी चट्टान से मृदा टूटकर उन्हीं से छोटे छोटे कणों में से क्या हो गई, मृदा में परिवर्तित हो जाती है। जलवायु, लंबी अवधि में शेलों को छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बदलना। जलवायु जिस मौसम की वजह से हो गया, तापमान, वर्षा, इन सारी चीज़ों की वजह से, पवन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से किसका निर्माण हो रहा है, चट्टान का निर्माण, उनका मृदा का निर्माण हो रहा है। पेड़ पौधे जड़ें सेलों में घुलकर उन्हें तोड़ फोड़ देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो सेल हो गई, जलवायु, पेड़ पौधे, अति पशुचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई से सेलों में परिवर्तन संभव हुआ है। इसके अलावा वर्षा, देखो वर्षा जल की बात करें हम, वर्षा जल सेलों के छिद्रों में घुसकर तोड़फोड़ कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों क्रियाशील रहने सेलों में टूटने की क्रिया चलती है और धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। कैसे, जैसे मान लेना ये सेल है, ये चट्टान है, ठीक है। इस चट्टान में बहुत सारे छिद्र होते हैं जो जीव जंतुओं द्वारा, चूहे वगैरह वगैरह, उनकी वजह से बिलों का निर्माण हो जाता है। फिर इस चट्टानों में वर्षा का पानी आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्षा का पानी आता है इसके अंतर्गत, तो
तो अब देखो, जैसे वर्षा का पानी इसके अंतर्गत आएगा, आने के इन छिद्रों में गिर जाएगा, गिरने के बाद में छिद्रों में चले जाने से वो ऊपर वहाँ पर वो जितने भी वो चट्टान है वो इन पानी की वजह से घुल जाएगी। घुलने की वजह से ध्यान रखना, चट्टान धीरे धीरे टूटने लग जाएगी, जिसकी वजह से किसका निर्माण होने लग जाएगा, मृदा का निर्माण होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला इसके अंतर्गत है, लास्ट पर्सन बचा हुआ है अपने, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो लास्ट पर्सन है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनके वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान रखना। अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो ये पूछा जा सकता है आपको। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मन लगा के इनको ध्यान रखना। हम सभी मृदा का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा का। देखो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मैंने कहा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मैदानी क्षेत्र या प्रायद्वीप भारत की नदियां मिलकर भारत की विशाल जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव है, इसका ध्यान रखना। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये विकसित है। रेत, सिल्ट और मृत्तिकाओं के विभिन्न अनुपात है। बहुत उपजाऊ है, गन्ना, चावल और गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। मैं आपको रिविजन ही करा रहा हूँ। दूसरी देखो काली मृदा, काले रंग, इसका नाम दूसरा नाम रेगर मृदा, रेगुर मृदा, या हम कह सकते हैं कपासीय मृदा भी इसका नाम है। कपास तथा मूंगफली खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है ये। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाई जाती है मिट्टी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों से ये क्या है, परिपूर्ण है। अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। लोहे यानी लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग इसका है, लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल रंग इसका लाल और कहीं कहीं पर पीला भी है। देखो नेक्स्ट, ये कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में के पदीय क्षेत्र यानी तलहटी पर पाई जाती है मिट्टी। इसके अलावा अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। भारी वर्षा से अधिक निस्खलन का परिणाम है ये मिट्टी। इसके अलावा ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत कॉफ़ी और काजू की फसल सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना ये भी। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली व लवणीय मिट्टी होती है ये। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल की वाष्पन की दर अधिक होती है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। ह्यूमस और नमी की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, कम। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसको क्या बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। मैं इनके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, मैं वापस आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ। अगला देखो वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वत गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसका बदलाव। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। हिमछादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपरदन होता है, ध्यान रखना। इन मृदाओं के वितरण को मानचित्र में दर्शाया गया है, जिसका हम अभी अभ्यास करेंगे। देखो ये रहा अपना प्यारा सा भारत। इस सबसे पहले पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। देखो पर्वतीय मृदा भारत में कहाँ कहाँ है, ये वाला क्षेत्र पूरा पर्वतीय मृदा का है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है ना पूरा, ये कैसे है आप खुद देखो। यहाँ पर पर्वतीय मृदा क्यों पाई जाती है, ये वाला क्षेत्र है ना, विशेष तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। क्या है, हिमालय पर्वत, इसी कारण यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ध्यान रखना ये। अगली मृदा है इसमें जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखो बिंदुओं के डॉट डॉट के रूप में है। ये पूरी की पूरी मृदा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से ये सारी जलोढ़ मृदा है। जैसे यहाँ पर ये सिंधु का, ये गंगा का, वो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर ये राजस्थान में भी ये पाई जाती है विशेष तौर पर, ध्यान रखना। तो ये जलोढ़ मृदा हो गई। इसके अलावा अगली है लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी की हम बात करें तो लाल मिट्टी भारत में आपको देखो ये जितने भी इस प्रकार से दे रखे हैं डैश डैश वाला, ये सारा का सारा इलाका ये लाल मिट्टी का ही है, ये वाला पूरा। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में यहाँ पाई जाती है, देखो ये रही। इसके अलावा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यहाँ ये पूरा मालवा का, सौराष्ट्र का क्षेत्र, ये यहाँ पर ये अपना कौन सा हाड़ौती का पठार है, पठारी क्षेत्र में सारे में काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा बची है लेटेराइट मिट्टी।
जो इस प्रकार से 8 तिरछी रेखाओं में ये बटी हुई है ना, ये सारी की सारी लेटेराइट मिट्टी है। देखो ये वाली क्षेत्र लेटेराइट मिट्टी से जुड़ी हुई है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। ये वाला का पूरा लेटेराइट मिट्टी से निर्मित है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। ये सारा का सारा क्षेत्र ही मरुस्थलीय मिट्टी से निर्मित है, जिसके अंतर्गत राजस्थान, पंजाब और गुजरात का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।